अब तक हमने देखा चुबिसु होंगफू को स्माइल दे रही थी और वो तोंगवी की तरफ भी ऐसे ही देखती है। तोंगवी ने उसे पहचान लिया था पर वो अभी कुछ नहीं कहती। जब बाद में दोनों अकेले होते हैं तो तोंगवी उसके सामने सवालों के ढेर लगा देती है तो उसने ये क्या हालत बना रखी है अपनी, और वो होंगफू के लिए मैड बनकर क्यों काम कर रही है, वो कहाँ गायब हो गई थी, उसने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फिर चुबिसु कहती है शांत हो जाओ, मैं शांति से तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी लेकिन अभी नहीं। तोंगवी कहती है ठीक है लेकिन अब तुम मेरे साथ चलोगी और तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चुबिसु कहती है ये काम करना मेरे लिए जरूरी है और होंगफू के लिए मैं काम कर रही हूँ, इसके लिए वो मुझे अच्छे पैसे भी दे रहा है। इससे पहले तो मैं इतना कम कमा रही थी कि मैं रेंट भी नहीं दे पा रही थी। तोंगवी कहती है अगर ऐसी मुसीबत आ गई तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी। बिना बताए चली गई और कोई कांटेक्ट भी नहीं दिया, और अब चिंता मत करना, तुम्हारा रेंट वगैरह मैं भर दूंगी। फिर चुबिसु उसे हक कर लेती है और कहती है तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें अभी भी मेरी कितनी परवाह है। अभी यहाँ पर होंगफू आ जाता है और दोनों खड़े हो जाते हैं। तोंगवी कहती है चुबिसु मेरे साथ जाएगी, बताओ मैं इसके लिए तुम्हें कितने पैसे दूं। होंग कहता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हो, अभी कुछ ही देर हुआ है कि मैं वॉशरूम गया और तुम दोनों इतनी क्लोज आ गई। अभी तोंगवी कुछ कहने वाली थी तो चुबिसु उसे चुप करा देती है। होंग से कहने लगती है कि हम दोनों के बीच बातें हुई और मिस तोंगवी को एक अच्छी मैट चाहिए, इसलिए तुमसे ये बात कह रही है। तभी होंगफू कहता है कि तुम भूल गई हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सुनते ही चुबिसु कहती है यस बॉस। फिर वो उसके साइड आ जाती है। तोंगवी उसे रोक रही थी तो चुबिसु कहती है मिस तोंगवी आपके ऑफर के लिए थैंक यू, और वो उसे इशारा भी करती है जिसे तोंगवी मान जाती है। और जैसे तोंगवी बाहर आती है वो लुआन से टकरा जाती है। उसे देखते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। दरअसल उसे लुआन पर क्रश है। ये दोनों काम के सिलसिले में एक दो बार मिल भी चुके हैं। उससे हाथ मिलाता है तो वो भी उससे हाथ मिलाती है लेकिन वो उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर लुआन उसे होश मिलाता है। अगले सीन में हम इन चारों को नीचे देखते हैं जहाँ पर लुआन चुबिसु को घूर रहा था और तोंगवी लुआन को, और होंग घूर रहा था तोंगवी को। होंग सोच रहा था ये तोंगवी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई है पर घूरे जा रही है मेरे मैनेजर को। फिर तोंगवी लुआन को बैठने का ऑफर देती है और फिर होंग भी चुबिसु को बैठने का ऑफर देता है। आगे तोंगवी लुआन को पानी पीने का ऑफर देती है तो होंग भी सेम करता है। यहाँ पर तोंगवी केवल लुआन से ही बात किए जा रही थी। तभी होंग बीच में कहता है तुम्हारी हॉबीज क्या है। उसके बीच में बोलने से उसका मूड तो खराब हो गया था। वो अपने हॉबीज के बारे में बताने लगती है लेकिन होंग को नहीं, लुआन को। उसकी हॉबीज सुन के लुआन कहता है ये तो मेरी भी हॉबीज है। टोंग भी और भी बताने लगती है कि उसे स्कैरी गेम वगैरह बहुत पसंद है। तभी लुआन भी ये बोलने वाला था कि उसे भी ये सब पसंद है लेकिन वो होंग की तरफ देखता है, वो गुस्से में फूल रहा था तो वो अपनी बात बदल कर कहता है कि मेरे बॉस को भी ये बहुत पसंद है। फिर टोंग भी बात पलट देती है और कहती है ये सारे हॉबीज मेरे पहले हुआ करते थे। टोंग भी इनडायरेक्टली चुबिसु के बारे में बात करने लगती है कि उसकी एक फ्रेंड थी, उसके साथ क्या क्या हुआ और एक दिन वो उसे किस हालत में मिली। सुनते ही चुबिसु घबराने लगती है। होंग उसे देखकर कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। लुआन कहता है होंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, थोड़ी देर में हमारी मीटिंग है। होंग कहता है कौन सी मीटिंग। लुआन कहता है तुम भूल गए क्या, हमें अभी इसके लिए जाना होगा। फिर ये दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आगे होंग उससे कहता है तुमने मेरी ब्लाइंड डेट जल्दी खत्म कर दी। लुआन कहता है तुम ही थे जिसको बहुत जल्दी थी ब्लाइंड डेट खत्म करने की। होंग कहता है हाँ ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ब्लाइंड डेट पर मैं नहीं तुम थे। फिर लुआन तोंगवी के बारे में कहने लगता है कि वो कितनी प्रेटी है और क्यूट है, साथ ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। उसे जो बोलना होता है वो मुंह पे बोल देती है। वो स्क्रीन से ज्यादा रियल में ब्यूटीफुल लगती है। वो ये सब बोल रहा था तो होंग उसे घूर के देख रहा होता है। फिर लुआन अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हम इन दोनों लड़कियों को वॉशरूम में देखते हैं। यहाँ पर चुबिसु से बता रही थी कि होंग को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तोंग भी कहती है क्या सच में, क्या इसी वजह से उसने मुझे पहचाना नहीं। इससे पहले भी हम एक दो बार मिल चुके थे इसलिए वो इस बार भी मुझे एक बार में पहचान नहीं पाया, बड़ा अजीब है। फिर चुबिसु कहती है तुम्हें तो छोड़ो, उसने तो अपनी मॉम को भी नहीं पहचाना। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर होंग वीडियो कॉल पर था और वो कह रहा था मॉम अब से मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स मत करना, मैं थक गया हूँ और लेडीज के साथ डील करते हुए। लेकिन वीडियो कॉल पर उसकी मॉम नहीं सर्वेंट थी। वो चिल्लाकर मैडम से कहती है मैडम यंग मास्टर का ब्लाइंडनेस और ज्यादा बढ़ गया है, वो तो अब आपको भी नहीं पहचान रहा। चुबिसु ने ये सब देख लिया था। घर की सफाई करते हुए उसे एक रिपोर्ट भी मिला तो उसकी बीमारी का रिपोर्ट था। तोंगवी कहती है इसका मतलब वो अभी तक ये नहीं जानता कि तुम तोंगसु हो। चुबिसु कहती है वैसे भी मुझे कोई नहीं पहचानने वाला, तुम तो देख ही रही हो कि मैंने कितना वेट गेन कर लिया है। फिर तोंगवी कहती है तुम बहुत लंबे समय के लिए गायब हो गई और मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। देखो तुम ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। पहले जो हुआ वो होता रहता है, क्या उसके लिए तुम अपने आप को इस तरह डाउन कर दोगी। देखो तुमने कितना वेट गेन कर लिया है, इसे कम करना होगा। चुबिसु कहती है वेट गेन करने के भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि अब मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरा जो मन करता है वो खा पाती हूँ और मुझे अब अच्छा काम भी मिल गया है।
होंग ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आगे जाके मुझे अपना असिस्टेंट बना लेगा। होंग कहती है हाँ, फिर वो कंपनी में लाकर तुम्हें कंपनी की सफाई करवाएगा। विसु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तोंगवी कहती है ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं मान जाऊँ तो मुझे अच्छे से कन्विंस करो और रीजन दो। जुबिसु कहती है ठीक है, फिलहाल मैं होंग के घर में काम कर रही हूँ, हम दोनों साथ में रह भी रहे हैं। मान लो आगे जाकर होंग को मुझसे प्यार हो जाए और मैं उसकी फ्यूचर वाइफ बन जाऊँ, तब वो भी मेरा और कंपनी भी मेरी हो जाएगी। तोंगवी कहती है वाह, क्या वैलिड रीजन दिया है। जुबिसु कहती है ठीक है, मैं तुमसे जीत नहीं सकती, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जिसके बाद तोंगवी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। और जैसे ही वो बाहर आती है तो लुआन से टकरा जाती है और दोनों बातें करते करते आगे कब चले जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। और इधर जब जुबिसु वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है तोंगवी नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है और चलते चलते वो यांगजी के रिकॉर्ड रूम के बाहर पहुंच जाती है। उसे याद आता है कि पहली बार यांगजी ही उसे इस जगह पर लेकर आया था और टाइम एंटरटेनमेंट के बारे में बताया था। उसने उसे उसका रिकॉर्ड रूम भी दिखाया था। यही सोचते हुए जुबिसु रिकॉर्ड रूम के अंदर आ जाती है। वो चीजें देख रही थी। अभी हम सामने दूसरी तरफ यांगजी को देखते हैं। जुबिसु उसे देख लेती है और यांगजी भी उसे देख लेता है। जुबिसु जल्दी यहाँ से निकल रही थी, तभी यांगजी अंदर आ जाता है और उससे कहने लगता है तुम कौन हो। जुबिसु ने मास्क पहन लिया था। वो कहती है मैं गलती से यहाँ पर आ गई। यांगजी कहते है तुम कौन हो, अपना फेस दिखाओ। जुबिसु कहती है मैं तुम्हारी फैन हूँ, बस मैं क्यूरियस थी तुम्हारे बारे में जानने के लिए, इसलिए तुम्हारे रिकॉर्ड रूम में चली आई, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यांगजी उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और वो कहता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया, बताओ तोंगसू कहाँ है, क्या तुम उसे जानती हो। जुबिसु कहने लगती है सच में ये ब्रेसलेट मेरा है। लेकिन यांगजी कहता है ये हो ही नहीं सकता, ये मैंने अपने फ्रेंड को दिया था, बताओ तोंगसू कहाँ पर है, उसका कोई भी कांटेक्ट नंबर है तो मुझे बताओ। जुबिसु उससे पूछने लगती है तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। यांगजी कहता है ये पर्सनल है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्लीज अगर तुम्हें पता है तोंगसू कहाँ पर है तो मुझे बता दो। जुबिसु कहती है तुमने तोंगसू को ढूंढा नहीं, इस बात से वो नाराज है और तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। ये कहकर जुबिसु जा रही थी तो यांगजी उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क भी हटा देता है, उसे गौर से देखने लगता है। बाहर हम होंग को देखते हैं जो इस तरफ से जा रहा था और उसे यांगजी की आवाजें आ जाती है। वो अंदर आता है और यांगजी को दूर कर देता है। यांगजी उससे कह रहा था मुझे जानना है ये कौन है। होंग फिर से उसे दूर धक्का देता है और कहता है ये मेरे लिए काम करती है, इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। फिर वो जुबिसु का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले आता है। इधर तोंगवी और लुहान भी बात करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से होंग आ रहा होता है जुबिसु को ले जाते हुए। ये दोनों पीछे से इन दोनों को रोक रहे थे पर होंग नहीं रुकता। ये दोनों कार में थे। होंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये बिला के अंदर पहुंच जाते हैं तो होंग उससे सवाल करता है कि वो रिकॉर्डिंग रूम के अंदर क्यों गई थी। जुबिसु कहती है वो क्यूरियस थी रिकॉर्डिंग रूम को देखने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर चली गई। होंग उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया और क्या तुम तोंगसू को जानती हो। इस बात पर अटकने लगती है। फिर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इवेंट के दौरान मैंने इस ब्रेसलेट को खरीदा था और कुछ भी नहीं। होंग कहने लगता है मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती, कभी तुम कहती हो कि तुम यांगजी की फैन हो और कभी तोंगसू की। मैंने तुमसे कहा था कि सेलिब्रिटीज टीवी में कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और। यांगजी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। पहले उसका रिलेशनशिप था तोंगसू के साथ और अब वो पीछे पड़ा हुआ है मैंगमैंग के, और आज उसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया। सेलिब्रिटीज ऐसा करते रहते हैं। हो सकता है कि यांगजी ने तोंगसू को ये गिफ्ट किया हो, उसके बाद तोंगसू अपने किसी इवेंट में गई और उसने अपने किसी फैन को ये दे दिया हो, इस तरह ये तुम्हारे पास पहुंच गया होगा। इसलिए सेलिब्रिटीज की चीजें नहीं लेना चाहिए। एक काम करो, ये ब्रेसलेट तुम मुझे दे दो। जुबिसु इसके लिए मना कर देती है तो होंग ब्रेसलेट को छीन लेता है और कार से बाहर फेंक देता है, जिस वजह से जुबिसु को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाती है, उसे भला बुरा कहती है और कार से बाहर आ जाती है। और फिर उससे कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहूं, तुम मुझे कंट्रोल में नहीं कर सकते, कहकर जुबिसु ब्रेसलेट को ढूंढने लगती है और होंग को गुस्सा आता है। वो भी यहाँ से चला जाता है। हम जुबिसु को रोते हुए देखते हैं। ये ब्रेसलेट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि यांगजी ने उसे ये गिफ्ट किया था और उस टाइम पर वो यांगजी से बहुत ही प्यार करती थी। ब्रेसलेट के खो जाने की वजह से जुबिसु बहुत ही रोए जा रही थी। देर बाद हम होंग को देखते हैं जो जुबिसु को देख रहा था। वो लुआन को कॉल लगाता है और कहता है यांगजी के साथ मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने हैं। लुआन कहता है किस लिए, मैंगमैंग के लिए या तुम्हारी उस मैड के लिए। होंग कहता है बकवास मत करो, मुझे मेरी कंपनी के लिए यांगजी अब नहीं चाहिए, उससे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। लुआन कहता है ये सब नहीं होता, अगर ये सब कर भी दिया तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा, मीडिया में ये सारी बातें आ जाएगी कि तुमने सिर्फ एक मैड के फेवर के लिए सब किया। ये सुनते ही होंग जल्दी से कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है क्या सच में मैं उसका फेवर ले रहा हूँ। आगे हम होंग को भी ब्रेसलेट को ढूंढते हुए देखते हैं। ब्रेसलेट को ढूंढते ढूंढते दोनों टकरा जाते हैं। जुबिसु उससे पूछती है क्या तुम भी यहाँ पर ब्रेसलेट ढूंढने आए हो। होंग कहता है नहीं, मैं तो वर्क के लिए आया हूँ। जुबिसु कहती है अगर ब्रेसलेट ढूंढने आए हो तो रहने दो, मैंने पूरा एरिया देख लिया, मुझे नहीं मिला।
हम कहता है ठीक है, वैसे भी मैं ब्रेसलेट ढूंढने नहीं आया। चोबिसु उसके कपड़े साफ करने लगती है और उसके बालों को भी साफ करने लगती है। कहती है इतनी सी देर में कितने गंदे हो गए हो। तब होंग कहता है चलो मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो। फिर चोबिसु कहती है ठीक है चलते हैं। अभी होंग उससे कहता है वहाँ पर देखो कैटरपिलर। सुनते ही चोबिसु डर जाती है और झम करके उस पर चढ़ जाती है। इस सब के वजह से वो ऑकवर्ड भी हो जाती है और फिर नीचे उतर जाती है और फिर उससे सवाल करती है बॉस तुमसे सवाल करना है, क्या सच में तुमने तोंगवी को नहीं पहचाना था जो पहले स्वीट गर्ल ग्रुप की मेंबर भी थी। होंग कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तब चोबिसु कहती है बॉस ऐसी बात नहीं है, ये कहो कि तुम अंधे होते जा रहे हो। कहकर वो चिढ़ाते हुए यहाँ से भागती है और होंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। अगले दिन हम लुआन को होंग के घर पर देखते हैं। चोबिसु उन दोनों के लिए कॉफी लाती है और सर्व करने लगती है। अब हम देखते हैं कि लुआन उसे घूरे जा रहा था और जब चोबिसु उसे देखती है तो उसे डर लगने लगता है कहीं वो उसे पहचान ना ले, इसलिए वो वहाँ से जा रही थी तो होंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लुआन से कहने लगता है तुम इसे इस तरह घूर रहे हो जैसे कि तुम इसकी रिपोर्ट करने वाले हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तब लुआन कहता है तुम्हारी मैट से जब मैं पहली बार मिला तो ठीक से देख नहीं पाया और तुम्हारी मैट इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरी नजरें नहीं हट रही। तब चोबिसु कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो ऑर्डिनरी सी एक मैड हूँ जिसे सिर्फ सफाई करना, खाना बनाना और कॉफी सर्व करना आता है। लुआन अभी भी उसे घूर रहा था और वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम एक ऑर्डिनरी गर्ल हो। चोबिसु भाग के किचन में चली जाती है। लुआन होंग को काम की बात बताने लगता है कि यांग जी उनके डील के लिए मान गया है, वो कंपनी की हर कंडीशन को मानेगा लेकिन एक कंडीशन पर। कहता है वो कौन सी कंडीशन है। तब लुआन कहता है उसकी कंडीशन ये है कि वो तुम्हारी इस ऑर्डिनरी मैट से अकेले में मिलना चाहता है। और ये सुनते चोबिसु पीछे मुड़ जाती है और होंग को तो इस बात पर गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ यांगजी को हम शूट पर देखते हैं। उसका मूड ऑफ था इसलिए वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर उससे कहते हैं तुम्हारी डांस की मूविंग अच्छे से नहीं आ रही। तभी यहाँ पर मैंग मैंग आ जाती है और वह सबके लिए कॉफी भी लेकर आई थी। वो डायरेक्टर से मिलती है और कहती है क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले ले। इसके बाद डायरेक्टर ब्रेक का अनाउंसमेंट कर देता है। मैंग मैंग यांगजी के पास आ जाती है लेकिन यांगजी उसे ठीक से मिलता भी नहीं और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। मैंग मैंग भी जाकर उसके पास बैठ जाती है। जैसे ही वो उसे कॉफी दे रही थी यांगजी के पास कॉल आ जाता है और कॉल पर वो कह रहा था क्यों ये नहीं हो सकता, तो केवल एक मैड ही है, मुझे बस उससे मिलना है क्योंकि पिछली बार मैंने उसे डरा दिया था और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। और ऐसा क्या हो गया, क्यों मैं उससे नहीं मिल सकता। तभी सामने से कॉल कट हो जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो मैंग मैंग को देखते हैं जो उसके सामने कॉफी लेकर खड़ी थी। वो कॉफी देती है और उसे कहने लगती है कोई टेंशन वाली बात है क्या, चाहो तो मुझे बता सकते हो क्योंकि अब हम दोनों साथ में जो हैं। यांग जी इस बारे में कुछ कहने वाला था लेकिन मैंग मैंग उसे बोलने का मौका ही नहीं देती। कहने लगती है हमने शो में हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था तो अब हम दोनों एक हुए, तुम हर चीज मुझसे शेयर कर सकते हो। लेकिन फिर भी यांग जी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कुछ भी नहीं। अब मैंग मैंग उसे कहती है ठीक है अब तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। इस पर भी यांग जी कोई कंसर्न नहीं दिखाता और कहता है ठीक है आराम से जाना। ये कहकर वो चला जाता है। मैंग मैंग का खिलता हुआ चेहरा उदासी में चेंज हो जाता है। फिर वो एक जन को कॉल करती है और कहती है इसके बारे में मुझे पता लगा कर बताओ। दूसरी तरफ चोबिसु और होंग को देखते हैं। चोबिसु उसके लिए टाई सिलेक्ट कर रही थी। होंग बस मुंह लटकाए खड़ा था। चोबिसु उससे पूछती है क्या हुआ है, तुम इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हो। फिर होंग दूसरी तरफ मुंह कर लेता है तो चोबिसु उसे सीधा करती है और कहती है ठीक है मैं उसे नहीं मिलूंगी। अब होंग कहता है क्या तुम एक सुपरस्टार के इन्विटेशन को मना कर दोगी। चोबिसु कहती है तुम ही नहीं चाहते मैं वहाँ पर जाऊँ और अगर तुम चाहोगे तो ठीक है मैं चली जाऊंगी। उनकर होंग आगे चला जाता है। फिर वो रुकता है और वापस आता है और चोबिसु की चोटी पकड़ के उससे कहता है चलो अब काम पर चले। और अगले सीन में हम इन्हें कार में देखते हैं। चोबिसु उससे कह रही है तुम्हारी कंपनी में मुझे रोज रोज क्यों जाना है। तब होंग बताने लगता है कि कंपनी में वैरायटी शोज होने वाले हैं जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो चीजें कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है वो बॉस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे की लाइन चोबिसु बोलती है कि जो बॉस के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई। ये सुनकर होंग स्माइल करने लगता है और चोबिसु भी आज बहुत ही खुश थी। उसके हाथ में हमें एक न्यू ब्रेसलेट देखते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि होंग ने उसे न्यू ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। उससे कहा था कि उसने गुस्से में उसका ब्रेसलेट फेंक दिया इसलिए वो उसके लिए नया ब्रेसलेट लेकर आया है और चोबिसु को ये बहुत ही पसंद आता है। उससे कहता है अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये सब बातें याद करते हुए चोबिसु खुश हो रही थी। वो मन में कहती है लाइफ कितनी वंडरफुल होती है। जब हमें लगता है कि लाइफ में सब खराब हो चुका है तब कुछ न कुछ ऐसा होने लगता है जिससे उम्मीदें फिर से जागती है और क्या पता मैं अपनी पुरानी लाइफ को फिर से गेन कर पाऊँ। हम देखते हैं जब वो आइडियल गर्ल थी तो वो बहुत ही फेमस थी। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों तक वेट किया करते थे। वेल ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भी मीडिया की भीड़ होती है। उनकी कार जैसे ही आती है मीडिया वाले इस तरफ भाग कर आते हैं लेकिन जैसे ही कार से चोबिसु और होंग निकलते हैं मीडिया वाले उन्हें इग्नोर कर देते हैं।
और होंग और चोबिसु कंपनी के अंदर जाने लगते हैं। अभी यहाँ पर एक और कार आने लगती है और मीडिया वाले उस तरफ भागकर जाते हैं। वो साथ ही मैंग मैंग का नाम ले रहे थे। चोबिसु देखती है चारों तरफ मैंग मैंग के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि मैंग मैंग कंपनी में आने वाली है। सोचती है वो आज कंपनी में नहीं आ सकती, उसे अभी इसी वक्त पीछे से भाग लेना चाहिए। सही वो पीछे मुड़ती है भागने के लिए, वो पीछे मैंग मैंग को देखती है तो वो आगे की तरफ भागती है, वो भी होंग को पीछे छोड़ते हुए। होंग कहता है तुम दौड़ क्यों रही हो? तो चोबिसु कहती है मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। आगे हम चोबिसु को वॉशरूम में देखते हैं जो अपने आप से ही बात कर रही थी। क्या मैंग मैंग उसे पहचान लेगी? ऐसे उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं, लगता नहीं है कि वो उसे पहचान पाएगी। पहचान लेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो भी तो उसकी फ्रेंड है। क्या वो भूल गई उसने उसकी कितनी हेल्प की थी? हर सिचुएशन में वो उसके साथ खड़ी रहती थी। अब चोबिसु कहती है अगर वो मुझे पहचान भी लेती है तब भी कुछ नहीं होगा, वो मेरी फ्रेंड भी तो है। यही सोचते हुए वो अपने आप को इनसिक्योर करके जा रही थी, तभी बाहर उसे मैंग मैंग मिल जाती है और चोबिसु उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी। मैंग मैंग उससे कहती है साइड हटना, मुझे अंदर जाना है, और वो अंदर चली जाती है। और चोबिसु सोचने लगती है अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं पहचाना, अब उसे बॉस को ढूंढना चाहिए। यहाँ से जा रही थी तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था। वो कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती। चोबिसु कहती है मैं होंग के साथ हूँ और मैं उसके असिस्टेंट हूँ, लेकिन फिर भी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। अभी पीछे से मैंग मैंग आ जाती है और वो कहती है उसे जाने दो, वो मेरे साथ है। चोबिसु अंदर नहीं जाकर पीछे मुड़कर वापस जा रही थी, लेकिन मैंग मैंग उसको पकड़ लेती है और उसे कहती है क्या तुम होंग के असिस्टेंट हो? चोबिसु घबरा रही थी, वो कहती है हाँ। फिर मैंग मैंग कहती है तुम उसके लिए कितने टाइम से काम कर रही हो? चोबिसु कहती है ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंग कहती है क्या तुम मुझे जानती हो? तो चोबिसु कहती है हाँ जानती हूँ, तुम तो एक सुपरस्टार हो। तभी वो सामने होंग को देख लेती है और वो जल्दी से भागकर उसके पास चली जाती है। मैंग मैंग भी वहाँ पर आती है। तब चोबिसु मैंग मैंग को थैंक यू कहने लगती है उसकी हेल्प के लिए। मैंग मैंग होंग को हेलो बोलती है, लेकिन होंग ने उसे पहचाना नहीं था। तो चोबिसु उसे इशारा करने लगती है, तब जाकर होंग उसे अच्छे से देखता है और फिर उससे शो के बारे में डिस्कस करने लगता है। आगे हम चोबिसु को देखते हैं जो बाहर झांक रही थी। तब होंग कहता है तुमने मेरी एक्टिंग देखी, मैंने कितना डिसेंट और नॉर्मल बिहेव किया, वो तो मुझ पे इम्प्रेस हो गई होगी। चोबिसु कहती है मजाक मत करो, तुमने तो उसे पहचाना भी नहीं था। होंग कहता है नॉनसेंस वाली बात मत करो, वो सब मेरी एक्टिंग थी। ये सुनकर चोबिसु हंसने लगती है। तब होंग कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वैसे मैंग मैंग कितनी ब्यूटीफुल है, वो तो मुझे वर्ल्ड की क्यून लगती है। अब चोबिसु कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर उसके सामने ये सब जाकर क्यों नहीं कहते? होंग कहता है वो भी मैं कह दूंगा। चोबिसु कहती है तो फिर जाओ ना, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? होंग कहता है हाँ तो मैं चला जाऊंगा और मैं अभी जाकर बोल दूंगा। चोबिसु कहती है रहने दो, तुम पर हिम्मत नहीं होने वाली। तभी मैंग मैंग की चिल्लाने की आवाज आती है और ये दोनों दौड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं। जान पाते हैं कि मैंग मैंग के असिस्टेंट को चोट लग गई और वो इमरजेंसी में यहाँ से निकल जाती है। आज मैंग मैंग के साथ कुकिंग वैरायटी शो होने वाला है जो लाइव ब्रॉडकास्ट होगी और अब मैंग मैंग के पास कुक नहीं है। वो रोने लगती है और उनसे माफी मांगने लगती है, कहती है कि आज का शूटिंग नहीं हो पाएगा। प्रोड्यूसर कहता है क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ रेडी है, सेट रेडी है और कुछ ही देर में शूटिंग शुरू होने वाली है, इन टाइम पर ऐसे मना नहीं कर सकती। मैंग मैंग कहती है तो मैं क्या करूं, मेरी असिस्टेंट मेरे लिए कुक करने वाली थी और अब वो इंजर्ड हो गई। कहकर वो रोए जा रही थी तो होंग कहता है मैंग मैंग तुम परेशान मत हो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर वो प्रोड्यूसर से दूसरे शेफ को कांटेक्ट करने की बात करता है और साथ में वो सभी स्टाफ से पूछ रहा था क्या उन्हें कुकिंग आती है, लेकिन यहाँ पर कुकिंग किसी को नहीं आती। तभी अचानक मैंग मैंग चोबिसु से कहती है क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है? तब होंग कहता है मैं ये कैसे भूल गया, चोबिसु को बहुत ही अच्छी कुकिंग करनी आती है। तब मैंग मैंग उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन चोबिसु इसके लिए मना कर देती है। फिर मैंग मैंग होंग से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज तुम अपने असिस्टेंट को समझाओ ना, आज अगर शूटिंग नहीं हुई तो तुम्हारा, मेरा और कंपनी का बहुत ही नुकसान होगा। वो फिर से चोबिसु का हाथ पकड़ लेती है, दोनों उसे मनाने लगते हैं और होंग कहता है चोबिसु शर्माने की जरूरत नहीं है। चोबिसु अपने मन में कह रही थी मैं शर्मा नहीं रही, लाइव ब्रॉडकास्ट में सब मुझे देखेंगे, अगर क्या होगा किसी ने मुझे पहचान लिया तो। फिर होंग चोबिसु को साइड में लेकर जाता है और कहता है मैं तुम्हें 2 महीने की सैलरी बोनस में दूंगा। फिर चोबिसु हाँ कर देती है और कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आगे देखते हैं शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और चोबिसु की कंडीशन भी हम देख पाते हैं, उसने कैमरे के सामने अपना चेहरा छिपा रखा था। शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग कुकिंग करने लगते हैं। थोड़ी दूर में प्रोड्यूसर और होंग भी बैठे हुए थे। प्रोड्यूसर कहता है ये जो तुम्हारे साथ लड़की आई है लगता है कुकिंग में अच्छी है, और कैमरे के सामने भी वो बिल्कुल शाय नहीं लग रही। कैमरे के सामने कैसे आना होता है, कौन सा एंगल में रहना होता है, लगता है उसे सब पता है। तब होंग मन में अपने आप को शाबाशी देता है और कहता है हाँ वो तो परफेक्ट होगी ही क्योंकि वो मेरी ग्रेट गर्ल है। देखते हैं कुकिंग हो जाती है और होस्ट उनसे रेसिपी पूछ रही होती है। मैंग मैंग उसे डिश भी निकाल के देती है टेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा वो खुद भी टेस्ट करने लगती है। डिश के बारे में बताते बताते मैंग मैंग को कुछ होने लगता है, ये एलर्जी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से मैंग मैंग नीचे गिर जाती है। सारी टीम उसके हेल्प के लिए जाते हैं
और चोबिसु किसी की परवाह नहीं करती, वो अपना मास्क हटा देती है और मैंग मैंग को संभालने लगती है। अब यहाँ पर होंग भी दौड़कर आता है और मैंग मैंग को इस हालत में देखकर कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से उसे कैरी करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। इस तरफ चोबिसु अकेली रह जाती है। उसे बुरा लग रहा था। वो अपने आप से कहती है मैंने चीजों को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, आखिर कोई मुझे क्यों प्रोटेक्ट करेगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।